नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुएज़ नहर में जिस तरह जो ब्लॉक हुआ था लास्ट मार्च में, उसका एक विकल्प के रूप में इंडिया ने एक अल्टरनेट रूट तैयार किया है। इंडिया, रशिया और ईरान ने मिलकर। तो इस रूट के बारे में जानेंगे कि इस रूट से किस तरह जो एशिया या फिर फार ईस्ट जो एशिया है उसको किस तरह बेनिफिट होगा। अब यदि हम बात करें सुएज़ नहर की, तो सुएज़ नहर एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, बिकॉज जो ये जो रूट है वो वहाँ तक आपको डायरेक्ट एक्सेस दे देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी ट्रेड होता है एशियन कंट्रीज़ का, लाइक इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया या फिर और कंट्रीज जैसे कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनका, ये सभी कंट्रीज़ क्या करती, इनको जाना होता है यूरोप, तो वो इसी रूट से जाके अपना जो व्यापार है वो इसी रूट से करते हैं। लगभग वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड है इस रूट के माध्यम से वो लगभग 10% होता है। अब आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ एक पर्टिकुलर रूट पे पूरे वर्ल्ड का ट्रेड टिका हुआ है। यदि ये ब्लॉक हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। जब सुएज़ कैनाल में जब जो एवरग्रीन जो जहाज़ था, जो आपने देखा होगा इसमें इमेज में, तो इस प्रकार का जब वो जहाज, जब या तो ये तो आज की कंडीशन है या फिर इन द फ्यूचर यदि इस प्रकार का या फिर किसी कंट्रीज़ में युद्ध हो जाए, जैसे कि मैं आपको बताऊं जब इजराइल और अरब कंट्रीज़ में युद्ध हुआ था तब भी ये जो सुएज़ कैनाल है उसको रोक दिया गया था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, कई बार ऐसे ऑप्शन निकल के आए हैं अलग अलग गवर्नमेंट के मन में कि क्यों ना हम सुएज़ नहर जो है उसका अल्टरनेटिव निकालें। लेकिन इंडिया ने इस तरह का जो अल्टरनेटिव निकाला है सुएज़ नहर का, वो हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पे, जो जैसे कि हमें यूरोप में जाना होता है, यदि सुएज़ नहर ब्लॉक हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा साउथ अफ्रीका जो है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल को घूम के जाना होगा। तो ऐसे में जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी लगभग 20,000 किलोमीटर और जिसमें टाइम लगेगा आपका 24 डेज़। ये तो गल्फ रीजन से बात कर रहा है। यदि इंडिया से बात करें तो लगभग यही टाइम हो जाएगा लगभग आपका 35 के आसपास डेज। एक तो लंबा रूट हो जाएगा और दूसरी बात जो है वो आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा ऐसे में। यदि ट्रेड रूट शॉर्ट होता है तो उससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल में मार्केट में जो गुड्स की जो कीमतें हैं वो भी स्टेबल रहती हैं या फिर कम रहती है। यदि ट्रेड रूट लंबा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा, दूसरी बात गुड्स होंगी, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हैं, उनका जो वैल्यू होगा वो भी हाई रहेगा हमेशा। तो ऐसे में एक अल्टरनेटिव रूट के रूप में अपनाया गया था सुएज़ नहर का, जिसकी जो लेंथ थी वो है आपके लगभग 1200 किलोमीटर। यदि हम यूरोप में जाते हैं गल्फ कंट्री से सुएज़ नहर बाय सुएज़ नहर, तो इसकी जो लेंथ है वो पड़ेगी सिर्फ 1200 किलोमीटर और फिर 14 डेज में आप कवर कर सकते हो इस लेंथ को बाय शिप्स के द्वारा। अब यदि हम यहाँ बात करें कि जो इंडिया ने जो ट्रेड रूट सुझाया है उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। तो इस जो रूट है उस रूट की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी आपकी 7,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इसमें जो अभी क्या था, जो सुएज़ नहर है उसमें सिर्फ आपको शिप के माध्यम से ही यूरोप तक पहुँचना होता था, बाल्टिक सागर तक। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें इस रूट में जो इंडिया ने सोचा जाए, इस रूट में आपको शिप, रोड और रेल लाइन, ये तीनों आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यदि हम बात करें इस कॉरिडोर के बारे में कि इस कॉरिडोर से जो एशियन कंट्रीज़ है, लाइक इंडिया हो गया या फिर मलेशिया हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, इन कंट्रीज़ को किस तरह बेनिफिट होगा, बिकॉज ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसका जो सुएज़ कैनाल से जो दूरी है, यदि हम यूरोप में जाते हैं इंडिया से तो लगभग 35 डेज़ के आसपास लगेंगे आपके, यदि हम सुएज़ कैनाल के माध्यम से जाएंगे। वहीं यदि इस जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है इसके माध्यम से यदि हम यूरोप में एंट्री करते हैं तो ये 20 डेज़ में आपको पहुंचा देगा। ठीक है, और साथ में आपका जो कॉस्ट है एक गुड्स को, उस जो गुड्स पहुंचती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो लगभग 30% कम आएगी। तो इस रूट से जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात है वो ये है, ये रूट सिर्फ आपको यूरोप ही नहीं पहुंचाएगा, ये जो रूट है वो आपको सेंट्रल एशिया में भी आपकी जो रीच है उसको बढ़ा देगा। बिकॉज जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ में भी आपकी जो रीच है, जो
आसियान कंट्रीज़ है उनकी जो एक्सेस है वो डायरेक्टली पहुंच सकती है। अब वही यदि हम बात करें जो सेकंड अल्टरनेट रूट है, यदि इंडिया ने जो प्रपोज किया है, जो हमारा सेंट्रल एशिया तक आपकी रीच को बढ़ाता है, चाहे जिसमें आपकी कंट्रीज़ हो जाएं जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये जो सारी कंट्रीज़ हैं वो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ में भी आपकी जो रीच है वो आपकी आसानी से पहुंच सकते हैं और वहाँ पे अपना जो ट्रेड है वो आपको बढ़ा सकते हैं। अब यदि मैं आपको बताऊं, जो अफ़गानिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोड है जरांज टू डेलाराम, उसको इंडिया ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। बिकॉज इंडिया चाहता है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की वो बरकरार रहे। यदि हम बात करें इस ट्रेड रूट में पर्टिकुलर जो समस्या है वो सिर्फ ईरान की नहीं है। बिकॉज इस ट्रेड रूट में जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है वो कि जिस तरह यूएसए ने ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं उसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अभी ईरान में नहीं हो सकता इंटरनेशनली। बिकॉज जो मोस्टली लेन देन होती है इन द वर्ल्ड वो आपकी डॉलर में होती है। तो ऐसे में सभी जगह से ईरान को अभी ब्लॉक कर रखा है। तो इस वजह से ईरान के साथ अभी इस रूट पे काम करना संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ईरान न्यूक्लियर जो डील है उसके ऊपर काम चल रहा है तो हो सकता है इंडिया को इसमें एक लीड मिले। भाई यदि हम बात करें एक थर्ड एंगल की कि इसमें और क्या डेवलपमेंट हो सकती है इस रूट पे। बिकॉज जिस तरह जो चाबार पोर्ट है ईरान का, उसमें अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कुछ महीने पहले, चाबार पोर्ट जो है वो कौन डेवलप कर रहा था? इंडिया। लेकिन उसमें अब जो डेवलप करेगी कंट्री वो होगी आपकी चाइनीज़ कंपनी। तो हो सकता है जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो रसिया, चाइना और ईरान मिलके इसको डेवलप करे। बिकॉज इंडिया जो है वो आज यूएसए की वजह से पीछे खड़ा है, क्योंकि इंडिया के पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है आज उसको सपोर्ट करने का ईरान का। अब यदि हम बात करें जो इन्वेस्टमेंट है इस रूट में वो मुख्यतः आपकी इंडिया, रसिया और ईरान की ही होगी। लेकिन हो सकता है कि जो ईरान को जो इन्वेस्टमेंट मिले वो चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा मिले। तो इस तरह इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है वो चाइना की हो सकती है। यदि हम बात करें एक मेजर जियोपॉलिटिक डेवलपमेंट के बारे में, बिकॉज आज के समय जिस तरह यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़ा है तो उसमें एक जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर जो प्लेयर है आपका चाइना, वो इन्वॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि चाइना जिस तरह जो अफगानिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल के साथ अभी जो उन्होंने मीटिंग की है 2 दिन पहले, जो मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे 2 दिन पहले की बात है, जिस तरह उनके जो टॉप ऑफिशियल है चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों ने मिलकर एक मीटिंग की है। ठीक है, इस मीटिंग में बोला गया है कि जो सीपेक है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इस कॉरिडोर में बोला गया है कि अफगानिस्तान इसमें पार्ट करेगा और अफगानिस्तान को एक्सेस दिया जाएगा इंडियन ओशन की। बिकॉज अफगानिस्तान के पास आज के समय में इंडियन ओशन की जो एक्सेस है या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो जिस तरह वो लिंक कर सकता है, उसके पास प्रॉपर एक रूट नहीं है अपने पास। तो इसलिए जो इंडिया है उसने भी क्या रूट अपनाया था कि ईरान के माध्यम से हम जो अफगानिस्तान है उसको एक ट्रेड रूट दे पाए इंटरनेशनली, कि इंडियन ओशन में वो अपनी एक्सेस कर पाए। तो इसलिए तो आज के समय जिस तरह अफगानिस्तान है वो अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेड रूट फाइंड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए एक रिलायबल सोर्स नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान जिस तरह जो तालिबान है उसको प्रमोट करता है अफगानिस्तान में, ऐसे में जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उसको कभी नहीं चाहेगी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें सीपेक में। लेकिन उसको मजबूरी है अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, लिंक करना है टू वर्ल्ड। तो इसलिए अभी इंडिया इतना उसके लिए रिलायबल पार्टनर नहीं हो पा रहा है। बिकॉज जिस तरह ब्लॉक किया है ईरान को, जैसे ही ईरान ओपन होगा इन द वर्ल्ड इकोनॉमी तो जो पाकिस्तान है या फिर अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा। नहीं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से वो इंडियन ओशन का एक्सेस ले सकता है। लेकिन क्या करता है, अभी जो ट्रेड रूट होता है मोस्टली अफगानिस्तान का वो आपका सेंट्रल एशिया या फिर यूरोप में होता है।